नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है व्यापारी के भेष में डीएम साहब दुकान पर सामान बेच रहे थे। जब पुलिस वाले अवैध वसूली करने लगे तो फिर डीएम साहब ने जो किया, पैरों में साधारण सी चप्पल पहने, सर पर पगड़ी बांधे हुए लकड़ी की कुर्सी पर बैठे डीएम साहब अपने एक दोस्त की दुकान में बैठे उसकी डायरी को अपने हाथों में पकड़े कुछ हिसाब किताब देख रहे थे कि इस समय दो पुलिस वाले उसे किराने की दुकान पर आए और आकर कहने लगे, जल्दी से 2000 रुपए निकालो, हम तुम्हारी दुकान पर आकर खड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि अभी भी कैसे बैठे हुए हो, तुम्हारे अंदर कितनी अकड़ है। हमें खड़े होकर सैल्यूट तो क्या करता, अभी तक बैठा हुआ है। वैसे तू रहता कहाँ है जो इसमें इतनी अकड़ दिखा रहा है और हमें पहचान नहीं रहा है, क्योंकि हमारी परछाई पड़ते ही तो। जब उन्होंने इतना कहा तो डीएम साहब सुखविंदर जी बोले, तुम्हें देखते ही इस दुकान का मालिक क्या करता था, जरा मुझे बताओ तो। अगर आप मुझे बताएंगे कि इस दुकान का मालिक क्या करता था तो मुझसे भी जो होगा मैं भी वही करने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी वह पुलिस वाला कहता है, क्या तुम यहाँ के कोई नए नौकर या मुनीम हो जो इतनी अकड़ के साथ अभी तक बैठे हुए हो? लगता है तुम यहाँ नए नए आए हो, जो तुम्हें यहाँ के बारे में नहीं पता है, और हमें ऐसा लगता है कि तू सिर्फ शरीर से बड़ा हो गया है, दिमाग तो एकदम खाली है। कहाँ गया तेरा मालिक? जल्दी से बुलाओ, वरना आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार तुझे ही ठहराया जाएगा। सर, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे बता दीजिए। मालिक को बुलाने की क्या ज़रूरत है? आपको जो भी चाहिए मुझे कहिए, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि आप जो कहेंगे मैं आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूँ। हमें तुम्हारी दुकान से 2000 रुपये चाहिए, क्योंकि हमें सुनने को मिला है कि तुम अपनी दुकान में घटिया और सस्ता सामान खरीदते हो और ऊंचे दाम में बेचते हो। तुमने अपनी दुकान में यह जो सामान बाहर रखा हुआ है, यह क्यों रखा है? अंदर ही रखना चाहिए। यह सामान तो देखो एकदम सड़ा हुआ है, यह चिप्स के पैकेट भी फटे हुए हैं। इतना कहकर वह दोनों पुलिस वाले अपने डंडे से चिप्स के पैकेट को बाहर फेंकने लगते हैं और सामान को भी बाहर फेंकने लगते हैं, ताकि दुकान के मालिक के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया जा सके। तो दोस्तों, आओ फिर जानते हैं कि वे पुलिस वाले कौन थे और वह डीएम साहब कौन थे जो उस दुकान पर ऐसे बैठे हुए थे, और वह दुकानदार से अवैध वसूली क्यों करना चाहते थे और दुकान के सामान को क्यों तोड़ फोड़ कर रहे थे। यूपी के छोटे से गांव में सुखविंदर अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। सुखविंदर की माँ बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी, लेकिन जब सुखविंदर 4 साल का ही था तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। सुखविंदर के पापा राजेंद्र ने माँ और बाप दोनों का प्यार अकेले ही दिया था और उसे बहुत ही नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था। सुखविंदर का एक बहुत ही प्रिय दोस्त था जिसका नाम था जयदीप, जिसकी पत्नी ने अपने बेटे वैभव के साथ साथ सुखविंदर की परवरिश में भी कोई भेदभाव नहीं किया था। वह जब भी अपने बेटे के लिए कुछ भी बनाती तो वह सुखविंदर के लिए भी जरूर बनाती थी। उनके बच्चे भी आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। वैभव के पापा व्यापारी थे, इसलिए वैभव ने अपने पापा के कारोबार को संभालना प्रारंभ कर दिया था। परंतु सुखविंदर के पापा एक किसान थे, इसलिए वह अपने खेतों में काम किया करते थे और अपने बेटे को पढ़ाते थे और उसे हमेशा एक सपना दिखाते थे कि बेटा, मैं तो बचपन से ही परिवार के भरण पोषण के कारण पढ़ नहीं पाया था, लेकिन तुम पढ़ लिख कर एक ऑफिसर जरूर बनना और तुम्हारी माँ और मेरा नाम रोशन करना। सुखविंदर के दिमाग में अपने माता पिता की यह बातें हमेशा गूंजती रहती थी। अब तो उसने मन में ठान लिया था कि एक दिन वह सफल होकर जरूर दिखाएगा और एक ऑफिसर जरूर बनेगा।
लेकिन अभी अचानक जब सुखविंदर का ग्रेजुएशन चल रहा था तो उसके पिता की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनके इलाज के लिए उसे अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। फिर वह पहले की तरह तंदुरुस्त भी नहीं रह पाए थे। उनकी हिम्मत अब पहले से ज्यादा कम हो गई थी। खेतों में काम करने जितनी हिम्मत नहीं बची थी। अब उनकी स्वयं की खेती तो थी नहीं, इसलिए दूसरों के खेतों में काम करके मजदूरी करते थे। सुखविंदर भी अपने पिता के साथ दूसरे के खेतों में काम करने जाता, लेकिन उससे पहले रोज सुबह सुबह ही वह अपने गांव से लगे हुए शहर में पेपर बांटने के लिए जाया करता था और मन ही मन रोता रहता था, काश उसे आगे पढ़ने का मौका मिलता। तभी उसने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा जिसमें एक कार के मालिक को नौकर चाहिए था और उसकी गाड़ी को रोज धोने का काम करना था और उसके कुत्ते को घुमा कर लाना था। उसके लिए वह 7,000 रुपए देगा। उसने फिर अपनी मजदूरी का हिसाब लगाया। दूसरों के खेतों में काम करने पर भी लगभग वह उतना नहीं कमा पाता था और उसके पास स्वयं समय भी बिल्कुल नहीं था। सुबह शाम काम करने के बाद दोपहर का समय उसके पास पढ़ने के लिए बच जाता था। अब तो उसने यह बात अपने पापा को भी बता दी तो उसके पापा ने इस बात को टालने की कोशिश की और कहा कि यह बात गलत भी हो सकती है और कभी कभी पूरे महीने काम लेने के बाद भी अमीर लोग पैसे नहीं देते हैं और शहर के लोगों को हम गांव वाले कहाँ पहचानते हैं, और अगर उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो फिर तुम उनका क्या कर लोगे। सुखविंदर ने कहा, लेकिन पापा जी, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। क्यों ना हम भी अपनी किस्मत आजमा कर देखते हैं। इतना कहकर वह अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया और अपने दोस्त को बोल दिया कि उसके पापा को जो भी कुछ सामान चाहिए होगा उन्हें उधार दे देना। जब मैं काम करके आऊँगा तो तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। सुखविंदर अब तो अपने उस मालिक के घर पहुंच जाता है जहाँ एड्रेस उसने न्यूज़पेपर में देखा था। सुखविंदर को देखकर उस गाड़ी का मालिक पसीज जाता है। वह उसे काम पर रख लेता है और न्यूज़पेपर में जो भी कुछ लिखा हुआ था उसी के आधार पर वह उसे काम पर रखता है, क्योंकि उसको तो सिर्फ काम से मतलब था। इसलिए उन्होंने सुखविंदर से सिर्फ काम के बारे में बात की और न्यूज़पेपर में जैसा छपा था अपनी उस शर्त पर कायम रहता है। फिर सुखविंदर अपने मालिक की कार को दोनों टाइम सुबह और शाम धोता, उसके कुत्ते को घुमाया करता था और उसका मालिक उसके बदले में उसे 7,000 रुपये महीना देता था। शुरुआती दिनों में तो सुखविंदर ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसी जगह पर घूमकर रात बिताई थी, परंतु जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो उसने एक बस्ती में, जहां गरीब लोग रहते थे, अपने लिए एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा था और बीच बीच में अपने गांव जाकर अपने पापा के लिए सारा राशन का सामान अपने दोस्त की दुकान से कुछ नगद और कुछ उधार लेकर रख देता था ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी तरह सुखविंदर को 1 साल हो गया था। उसकी पढ़ाई अच्छे से भी नहीं हो पा रही थी। उसने एक दिन न्यूज़पेपर में ऐड देखा कि एक लाइब्रेरी में वर्कर की ज़रूरत है, जहां उसे फ्री में रहने के लिए एक कमरा भी दिया जाएगा और साथ ही साथ 8,000 रुपये भी दिए जाएंगे, लेकिन उसे वहां 24 घंटे रहना पड़ेगा। उसे न्यूज़पेपर को पढ़कर तो सुखविंदर खुशी से उछल पड़ा था। उसे तो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वह जल्दी जल्दी से उस एड्रेस पर चला गया और वहाँ के मालिक से बात की। वहाँ के मालिक ने बताया कि जब वह लाइब्रेरी में बच्चे रहेंगे तब तक तुम्हें इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब सभी बाहर चले जाएंगे तभी तुम किसी काम से बाहर जा सकते हो। सुखविंदर को महीने में रविवार की छुट्टी भी मिली थी। अगर वह रविवार को भी वहाँ काम करेगा तो उसका डबल पैसा उसे दिया जाएगा। अब तो सुखविंदर को पढ़ने के लिए बहुत समय मिल जाया करता था। 3 रविवार वह लाइब्रेरी की सफाई से लेकर सभी बुक्स को मेंटेनेंस करता और चौथे रविवार अपने पापा से मिलने के लिए चला जाया करता था।
ताकि वह यह देख सके कि उन्हें किस चीज़ की कमी तो नहीं है, और उनकी सारी कमियों को पूरा करता था। सुखविंदर 4 साल वहाँ पर रहकर पढ़ाई करता है और बच्चों से भी डिस्कस करता रहता है कि यूपीएससी की पढ़ाई कैसे की जाती है, उत्तर लिखने का तरीका क्या होता है। कुछ लोग तो उसे पर दया करके अपने नोट्स उसे दे दिया करते थे, जिनकी फोटोकॉपी करवा कर वह अपने पास रख लिया करता था और मन लगाकर उन्हें नोट्स को पढ़ता रहता था। ऐसे ही 3 साल बीत गए। अब सुखविंदर को विश्वास हो गया था कि अब वह यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकता है, तो उसने फॉर्म भर दिया और परीक्षा दे दी। जब उसका रिजल्ट आया तो वह बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ पास हो चुका था। अब उसने मेंस की तैयारी के लिए जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी, जिससे उसका मेंस भी क्लियर हो गया था। अब बारी आई उसके इंटरव्यू की, तो वह 3 साल से लाइब्रेरी में रहकर अकेले ही उसकी प्रैक्टिस किया करता था। जब वह रात में अकेला होता था तो ऐसे इमेजिन करता था जैसे उसके सामने इंटरव्यू लेने के लिए बोर्ड समिति के सदस्य बैठे हुए हैं और उससे सवाल पूछ रहे हैं, और वह उनके सवालों के जवाब दिया करता। इस प्रकार रोज रोज बोलने की वजह से उसके शब्दों में भी काफ़ी सुधार आ गया था और जवाब देने के तरीके में भी बहुत सुधार हो गया था। इसलिए जब भी वह इंटरव्यू देने के लिए कमेटी के सामने गया तो निर्भीक होकर उसने उनके सारे सवालों के जवाब दिए, जिससे बोर्ड समिति के सभी सदस्य उससे काफ़ी प्रभावित हुए और उसने यूपीएससी में प्रथम रैंक हासिल कर ली थी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वालों ने जब पहली रैंक में सुखविंदर का नाम देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। वैसे भी लोग एक दूसरे के माध्यम से यह पता करने वालों की कि सुखविंदर आखिर कौन है और इसने कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, जो हमारे इतने इंटेलिजेंट बच्चों को पीछे छोड़ दिया है और फर्स्ट रैंक हासिल कर ली है। तब कई दिनों के बाद उन्हें पता चला कि सुखविंदर एक बहुत ही साधारण सा लड़का है, जिसने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किए बिना ही केवल लाइब्रेरी में रहकर ही लोगों से नोट्स उधार लेकर पढ़ाई की है और फर्स्ट रैंक हासिल की है। यह सुनकर सभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले उसे ऑफर देने लगे कि और उसे मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन वह उन्हें अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे दे ताकि उससे प्रभावित होकर दूसरे बच्चे उनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे। लेकिन सुखविंदर बहुत ही ईमानदार लड़का था। उसने उनके प्रस्ताव को एक सिरे से तुरंत ही ना कर दिया। उसने अपने पापा को यह सारी बातें बताई तो उन्होंने भी अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश मेरे बेटे, तुमने बिल्कुल सही किया है। मुझे आज अपनी परवरिश पर बहुत ही गर्व हो रहा है। इतना कहकर राजेंद्र अपने पहले फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें तो भी जो भी मिलता था वह अपने बेटे की ईमानदारी वाली बात सभी को बताते थे और फक्र महसूस करते थे। सुखविंदर को एक जिले में कलेक्टर का पद मिला था। अब सुखविंदर अपनी खुशी को बांटने के लिए अपने गांव आ गया। उसने तुरंत ही ज्वाइनिंग भी ले ली थी, इसलिए उसे अभी तक कोई सरकारी गाड़ी भी नहीं मिली थी और ना ही कोई सरकारी क्वार्टर मिला था। लेकिन वह अपनी खुशी को बांटने के लिए अपने दोस्त और पापा से मिलने के लिए अपने गांव आ गया था। सुखविंदर के दोस्त को सामान की डिलीवरी करवाने जाना था, इसलिए वह अपने दुकान में सुखविंदर को बैठाकर जहां उसका सामान का ट्रक खड़ा हुआ था वहां चला गया था। वैभव के पापा भी किसी काम से बाहर गए हुए थे, इसलिए सुखविंदर अपने दोस्त की डायरी में अपनी आंखें गड़ाकर अपने पापा के लिए हुए सामान का उधार का हिसाब किताब चेक कर रहा था। क्योंकि सुखविंदर तो 4 महीने से परीक्षा की तैयारी में बिजी था, इसलिए वह अपने गांव गया ही नहीं था और उसके पिता कमजोरी के कारण अब ज़्यादा बाहर काम पर भी नहीं जा पाए थे, जिसकी वजह से दुकान के उधारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसी उधारी का हिसाब किताब डीएम साहब देख रहे थे कि तभी 2 पुलिस वाले आकर उस दुकान में गए और अपने डंडे से रोब झाड़ने हुए काउंटर पर अपना डंडा पटकने लगते हैं और साथ ही साथ धमकी भी देते हैं कि कौन है रे तू तो हमें देखकर यहाँ उठने से रहा, हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है। निकाल जल्दी से 2000 रुपये। तुझे किस बात की अकड़ है?
और कहाँ है तेरी दुकान का मालिक? इस दुकान में रखे सारे सामानों की क्वालिटी घटिया किस्म की है। अनाज में भी कीड़े पड़े हुए हैं, सभी सामान भी सड़ा हुआ है, चिप्स के पैकेट भी फटे हुए हैं। सभी पैकेट पर वह डंडा मार मार के फाड़ देते हैं और धमकी देते हैं कि खराब और खुले चिप्स के पैकेट बेच रहे हो। दुकान में साफ सफाई भी नहीं है और जो भी सामान बाहर रखा हुआ है उन पर डंडा चलाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हो नकली सामान बेचकर। सुखविंदर जब उन पुलिस वालों के ऐसे अप्रत्याशित काम को देखता है तो हैरान हो जाता है। उसने चुपके से अपने मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था। पुलिस वाले जो भी हरकतें कर रहे थे वह सारी हरकतें फोन में रिकॉर्ड हो रही थी। जब पुलिस वाले दुकान के अंदर घुसने लगे तब सुखविंदर ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा, सर आप लोग यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। यह दुकान एकदम सही है, सुव्यवस्थित है और सारे सामान की क्वालिटी भी एकदम अच्छी है। और वैसे भी आप लोगों की ड्यूटी तो यह है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखें, ना कि दुकानों में जाकर एक एक सामान की तहकीकात करें, क्योंकि यह काम तो नगर पालिका अथॉरिटी द्वारा किया जाना चाहिए था। सुखविंदर का इतना कहना था कि एक पुलिस वाले ने उसके सिर पर बंधी पगड़ी को खोल दिया और उसके बालों को पकड़कर घसीटते हुए उसे दुकान से बाहर निकालने लगा। जब वह नहीं निकला तो उसका शर्ट पकड़कर खींचने लगा, जिससे उसकी शर्ट फट गई और कहने लगा कि तू हमें कानून सिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दुकान में इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा और कौन नहीं, यह बात तू बताएगा हमें। तुमने कौन सी कानून की किताबें पढ़ी हैं? इतना कहकर वह पुलिस वाले उसे लात घुसे मारने लगे। और अगर तू हमसे माफ़ी मांगेगा और हमें 2000 रुपये दे देगा तो हम तुझे अभी के अभी छोड़ देंगे और मामले को भी रफा दफा कर देंगे, वरना हवालात में ले जाकर बंद कर देंगे, फिर तुम वहीं सड़ते रहना। पुलिस वालों के कहने पर सुखविंदर ने माफ़ी नहीं मांगी। तब तक सुखविंदर का दोस्त वैभव और उसके पापा भी आ गए थे, क्योंकि तब तक पड़ोस की दुकान वालों ने उन्हें फ़ोन करके सूचित कर दिया था कि तुम्हारी दुकान पर क्या कुछ चल रहा है। इसलिए पुलिस वालों के बारे में यह खबर सुनकर वह तुरंत ही पहुंच गए थे कि पुलिस वालों ने दुकान पर कैसा तांडव मचा कर रखा है। वैभव के पापा सुखविंदर को मारता हुआ देखकर बोले, खबरदार, जो अब एक थप्पड़ भी कलेक्टर साहब को मारा तो। पहले तो कलेक्टर का नाम सुनते ही दोनों पुलिस वाले खड़े हो गए और वैभव के पापा की मजाक उड़ाने लगे। ओ किराए के टट्टू, इसके लिए हमसे पंगा ले रहा है, इस गंवार को कलेक्टर बता रहा है। तुझे भी मार खानी है क्या? आजा, तेरी भी चर्बी उतारता हूँ। तुझे कुछ ज़्यादा ही चर्बी चढ़ी हुई है। जैसे ही वह पुलिस वाला जयदीप जी की तरफ बढ़ता है, इतने में पुलिस फोर्स भी सायरन की आवाज़ के साथ आ गई और थाने के इंचार्ज ने सुखविंदर को सैल्यूट मारा। उनके साथ साथ सभी पुलिस कर्मियों ने सुखविंदर को सैल्यूट मारा। थाना इंचार्ज को सैल्यूट मारते देख दोनों पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, क्योंकि जयदीप ने दुकान पर पहुंचने से पहले अपने नज़दीकी थाने में FIR लिखवा दी थी। इसके पहले भी कई बार उन पुलिस वालों ने उनके साथ साथ वहां के सभी दुकानदारों से अवैध वसूली की थी, लेकिन डर के कारण सभी दुकानदार चुपचाप उन्हें पैसे दे दिया करते थे। लेकिन सुखविंदर कानूनी किताबें पढ़ी हुई थी, उसे मालूम था, इसलिए उसने बेईमानी का पैसा देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने उसके ऊपर गुस्सा होकर जानलेवा हमला कर दिया था। पुलिस वालों का तो मकसद यही था कि वह उसे डरा धमका कर पैसे वसूल लेते हैं और उल्टा केस में फंसने की धमकी देकर छोड़ देते, ताकि आस पड़ोस वाले दुकानदार भी यह देखकर डर जाएं, ताकि जब वह उसके पास पैसा मांगने जाएं तो वह चुपचाप उन्हें पैसे दे दे और सबूत के तौर पर उन्हें बताए कि पिछली बार तुम्हारी बाजू वाले दुकानदार के साथ क्या किया था। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो उससे भी ज़्यादा पंगा करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल करवा देंगे।
फिर तो तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बेचारे दुकानदार कोर्ट कचहरी के झंझट में ना पड़े, इसलिए ऐसा सोचकर भले ही उन्हें मुनाफा ना हो, लेकिन ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों के चंगुल से छुटकारा पाने के लिए अगर उनके पास पैसे ना भी रहते तो इधर उधर से मांग कर उन्हें पैसे देते थे। जितना कहते उन्हें देकर उनसे अपना पल्ला झाड़ लेते थे। इस प्रकार सभी कारोबारी उन पुलिस वालों से परेशान हो गए थे। जब थाना इंचार्ज ने सुखविंदर से सर करके बात की तो दोनों पुलिस वालों के हाथ से डंडे अपने आप छूट गए थे और उनके माथे पर पसीने आ गए थे। हाथ पैर भी कांपने लगे थे। दूसरे पुलिस वाले उन्हें माफी मांगने का इशारा करते हैं। अपनी शंका को दूर करने के लिए दोनों पुलिस वाले थाना इंचार्ज से कहते हैं, सर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, यह कोई बड़ा अधिकारी नहीं है। आप देख रहे हैं इसके पैर में साधारण से टूटे फूटे चप्पल हैं, शर्ट भी फटी हुई है और आप इस गंवार को सैल्यूट कर रहे हो। तभी इंचार्ज साहब बोले, अरे मूर्ख, अपने साथ साथ तुम मुझे भी ले डूबोगे। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है कि यह डीएम साहब हैं। डीएम साहब का नाम सुनते ही वे दोनों पुलिस वाले सुखविंदर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे और सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज़ सर, हमें आपके बारे में पता नहीं था। अगर तुम्हें मेरे बारे में पता होता कि मैं कलेक्टर हूँ तो तुम मेरे साथ अच्छे से पेश आते, लेकिन मैं एक आम नागरिक के वेश में हूँ, इसलिए तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है मुझे परेशान करने में। और परेशान करने तक तो ठीक था, लेकिन तुमने तो बिना गलती के ही थप्पड़ मार दिए हैं। तुम लोग कब से ऐसे ही अवैध वसूली कर रहे हो? अगर दुकान में कुछ गड़बड़ी भी है तो भी यह काम तुम्हारा नहीं है। जो काम तुम्हें सौंपा गया है उस काम में ध्यान न देकर दूसरे के काम में फटे में टांग क्यों अड़ा रहे हो? और अगर अभी मैं इस दुकान में नहीं होता तो पता नहीं कितने हजार रुपए वसूल करके ले जाते। फिर वह दुकानदार बेचारा पता नहीं उन पैसों को कितने दिन में कमा पाता। उनके दुख दर्द से क्या लेना देना तुम लोगों को? तुमको तो अपनी जेब भरने से मतलब है, और फिर सरकार तुम्हें तनख्वाह किस बात की देती है जब तुम लोगों से ही लूटने में लगे रहते हो? और इन गरीबों के बारे में भी सोच लिया करो। तुम जैसे चंद लोगों के कारण ही पूरा डिपार्टमेंट और पूरा पुलिस प्रशासन बदनाम हो रहा है। तभी तो सभी लोग सारे उन पुलिस कर्मियों को माफ़ी मांगने की सलाह दे रहे हैं। उन्हें भी फटकार लगाते हुए सुखविंदर कहने लगे, तुम लोग भी इनके साथ मिले हुए हो ना, तभी तो इशारा करके इन्हें माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे हो। इसका मतलब तुम लोग भी बराबर के गुनहगार हो। सुखविंदर की बातें सुनकर खड़े सभी पुलिस कर्मियों की बोलती बंद हो गई थी। सभी ने अपने सिर नीचे झुका लिए और अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप चाहो तो हमसे मोटी रकम ले लीजिए, लेकिन आप इस मामले को यहीं पर शांत कर दीजिए। जब उनके मुंह से रिश्वत वाली बात निकली तो सुखविंदर का तो माथा ठनक गया था, इसलिए उसने तुरंत इंक्वायरी बिठाने के लिए आदेश दे दिया था और प्रूफ के तौर पर वह वीडियो भी उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई थी। जिन पुलिस वालों ने सुखविंदर को लॉकअप में बंद करने की धमकी दी थी, सुखविंदर ने उन्हें ही लॉकअप में बंद करवा दिया था और उन पर उचित कार्रवाई करते हुए तुरंत ही नौकरी से सस्पेंड भी करवा दिया गया था। बाकी जो पुलिस वाले उनसे मिले हुए थे, उनके साथ मिलकर और लोगों को लूटने का काम करते थे, उन्हें भी सस्पेंड करवा दिया गया था। लेकिन जब यह बात मीडिया वालों तक पहुंची तो उन्होंने सुखविंदर से सवाल जवाब किया कि आप तो इतने बड़े पद पर थे, कलेक्टर साहब थे, फिर आपने इस मामूली से पुलिस वालों के हाथों इतनी मार क्यों खाई है और दुकान में आतंक क्यों मचने दिया? फिर उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं उन्हें पहले ही बता देता कि मैं कलेक्टर हूँ तो सबसे पहली बात तो वे लोग मेरा पहनावा देखकर मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करते, और फिर अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मुझे अपने आईडी कार्ड दिखाना पड़ता। और दूसरी बात, इन्हें अगर पता चलता कि मैं कलेक्टर हूँ तो इनका असली चेहरा मेरे सामने आता ही नहीं कि कानून के रक्षक किस तरह से भक्षण का काम कर रहे हैं।
और लोगों का शोषण करते हैं, यहाँ तक कि अपना काम छोड़कर दूसरे लोगों के फटे में टांग अड़ा रहे हैं। आजकल इसलिए तो आम लोग पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करती है, क्योंकि चंद पैसों के लिए और चंद पुलिस वालों की वजह से जो अच्छी सोच वाले पुलिस कर्मी हैं, वे लोग भी बदनाम होते हैं। यह निष्पक्ष न्याय लोगों के बीच तेजी से पहुंचने लगा। अब लोगों के मन में कानून के प्रति, पुलिस वालों के प्रति सम्मान बढ़ने लगा। और जब भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ कमेटी बैठाई गई तो पाया गया कि वास्तव में उस थाने के ज़्यादातर पुलिस वालों का वही काम था, लोगों से मनमाने ढंग से वसूली करना। सुखविंदर ने उस थाने के अंतर्गत आने वाले कलेक्टर से मिलकर सभी भ्रष्ट पुलिस वालों को हटा दिया और नए ईमानदार पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करवा दी। सुखविंदर के इस साहसी कदम के लिए उसके गांव वाले उसे बहुत बहुत बधाइयाँ देने लगे। अपने बेटे की कामयाबी और ईमानदारी के चर्चे सुनकर राजेंद्र भी गर्व से कहते हैं, सुखविंदर मेरा बेटा है। जयदीप ने भी सुखविंदर का शुक्रिया अदा किया कि उसके रहते कम से कम हमेशा के लिए उन भ्रष्ट पुलिस कर्मियों से उनका पीछा छूटा, वरना हर त्योहार पर एक मोटी रकम तो यह लोग ही लूट कर ले जाते थे और बीच बीच में जब भी उनका मन करता था तो पैसे वसूलने के लिए आ जाते थे और उन्हें धमकी देते थे। दुकानदारों को तो अपना वही रहकर काम करना होता था, इसलिए बेचारे चुपचाप जो भी कहते थे उनकी मांगों को पूरा कर देते थे और मजबूरी में पैसे देने पड़ते थे। चाहे उन्हें घाटा हो या मुनाफा, पैसे तो देने ही पड़ते थे। लेकिन आज तो सुखविंदर की वजह से जयदीप के साथ साथ उसके एरिया के सभी दुकानदारों ने चैन की सांस ली थी और एक मजदूर किसान के बेटे की सराहना की थी। सुखविंदर ने सभी दुकानदारों से कह दिया था कि अब से किसी भी पुलिस वाले को बेईमानी का 1 रुपया भी नहीं देना और अगर कोई ज़बरदस्ती से मांगता है तो तुरंत मुझे कॉल करना। उसी दिन से ही वहाँ कोई अवैध वसूली नहीं हुई। सुखविंदर जैसे ईमानदार और होनहार ऑफिसर की वजह से आज सभी दुकान वाले बहुत खुश थे। एक गरीब परिवार का बेटा होकर भी और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी सुखविंदर ने हार नहीं मानी थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी थी। इतनी कठिनाइयों का सामना करके उसने अपने जीवन को तो संवारा ही साथ अपने गांव और अपने एरिया के सभी लोगों का जीवन भी संवार दिया था। तो दोस्तों, आप सुखविंदर जैसे ईमानदार ऑफिसर के लिए क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।